थे? विद्युत की स्टार्ट किए थे ना कल। कल जो पढ़े थे समझ में आया था सबको? इलेक्ट्रिसिटी, हमने कल आपको बताया था धारा क्या होता है ना, विद्युत धारा क्या होता है? हाँ, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। हमने विद्युत धारा का यहां से मात्रक लिखा था, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश के प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, ये लिखे थे ना। यानी आवेश के प्रवाह की जो दर है, दर का मतलब समय, आवेश बटा समय, ये आया था। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड, या इसी को बताए थे एम्पियर। हमने आपसे कहा था कि जो विद्युत धारा होता है ये ओपन सर्किट में प्रवाहित नहीं होता है, बंद परिपथ में हमेशा प्रवाहित होता है, ओपन परिपथ में प्रवाहित असंभव है। इसीलिए जो हम लोग चार्जर वगैरह लगा के छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, रात भर लगा रहे फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ओपन सर्किट में कभी भी धारा नहीं बहता है। इसीलिए बंदर हैं, पंछी हैं, वो एक तार पे चलते हैं, उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि जब तक सर्किट नहीं पूरा होगा तब तक करंट नहीं लगेगा। धारा दो प्रकार के होते हैं, एक था आपका यहाँ एसी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा ये था ना अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा था डीसी दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। एसी क्या था? हाँ, एग्जाम में जो सवाल आता है सीधे सीधे पूछता है कि एसी क्या है या प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने बताया था परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहते हैं। जो एसी धारा था उसका हमने आपको सर्किट बना के बताया था ना, ऐसे चलता है, समय के साथ साथ धारा का मान बदल जाता है और दिशा भी बदल जाता है, और एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। एसी अगर एक बार बन गया तो एसी को आपको खर्च ही करना पड़ेगा, अगर स्टोर करना है तो फिर डीसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीसी का जो डायग्राम हमने बनाया था वो सीधा बनाया था, समय के साथ साथ इसके जो करंट का मान होगा वो बदलेगा नहीं, स्थिर होगा और एक दिशा में चलता है, ना तो परिमाण बदलता है ना ही दिशा बदलता है। क्लियर था ना। डीसी को स्थिर कर सकते हैं, और स्थिर कैसे कर सकते हैं? बैटरी लगा के, बैटरी या सेल लगा के उसको स्टोर कर सकते हैं। बैटरी या सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे ना, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी पढ़े थे। बताइए एक कूलाम में या एक एम्पियर में कितना, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बहते हैं? एक एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? कितना होता है? एक लोग बोलिए, एक लोग बताइए, आप भी बोलिए। मीटर पर सेकंड उसका मात्रक थोड़ा होगा, चाल थोड़ा नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। हमने कहा था कि जो एक एम्पियर होता है, एक एम्पियर, तो एक एम्पियर तभी कहेंगे जब एक सेकंड में 6.24 गुणे, हाँ दो भी कह सकते हैं, या 2-4, 6.24 या 2 यही लिखे होंगे ना। हाँ 2-5 भी सही है, दशमलव के बाद इतना चलता है, सही ना। तो आपने चाहे 2-4 लिखा हो चाहे 2-5 लिखा हो, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन किसी तार में बहेंगे, कंडक्टर में बहेंगे, तो उसको बोलते हैं एक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या था? हाँ, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर था। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाँ, इस चीज को लिख लेना, यहां तक पढ़े थे ना, इसके आगे लिखिए। विद्युत धारा मापक यंत्र कौन सा है? एमीटर है। अब देखिए बहुत जगह एमीटर लिखा रहता है, कई जगह अमीटर लिखा रहता है, तो ये केवल हिंदी और इंग्लिश का मतलब है, सही ना। नहीं तो आप ये सर आप ऐसे लिखे थे, हम ऐसे पढ़े हैं,
एमीटर या आमीटर, इसीलिए इंग्लिश में सही लिखा रहता है, समझ में आएगा ना, AMITER, एमीटर। तो विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। एक सवाल और बनता है इसका कि जो एमीटर होता है ये परिपथ के सीरीज में लगाते हैं कि समांतर में लगाते हैं। दूसरा सवाल एग्जाम में पूछता है कि जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए आप एमीटर का, जिस एमीटर का प्रयोग करते हैं उसको परिपथ के सीरीज में जोड़ते हैं कि समांतर में जोड़ते हैं। सीरीज या समांतर जानते हैं? क्योंकि अभी हमने सीरीज या समांतर नहीं बताया था। सीरीज का मतलब होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे कैपेसिटर पढ़ा होगा, वहां पढ़ाए होंगे। सीरीज का मतलब होता है जहां से एक का अंत हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो। जैसे एक ये था, तो अगर ये पहला मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो एक का जहां से अंत यहीं से फिर दूसरा ऐसे जुड़ा रहता था। ये सीरीज सर्किट में जुड़ा है ना। और समांतर में कैसे होता था? अलग अलग, मतलब सभी को एक साथ जोड़ते हैं ऐसे, है ना, प्रारंभिक सिरा एक साथ और अंतिम सिरा एक साथ। तो ये हमने रेजिस्टेंस जोड़ा है। अगर किसी भी सर्किट का प्रारंभिक सिरा एक साथ जोड़ दे और अंतिम सिरा एक साथ जोड़ दे उसको बोलते हैं समांतर सर्किट। और अगर किसी भी सीरीज का एक अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरा से जोड़ा गया हो उसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो आपको ये बताना है जो ये अमीटर होता है धारा तो मापता है, ये बात से सभी लोगों ने यही रटा है, लेकिन जब रेलवे सवाल पूछता है तो डीपली पूछता है वो, ठीक ना। अभी ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, पूरे 25 नंबर पूछता है और बढ़िया से पूछता है। तो आपसे सवाल पूछेगा जो ये अमीटर है ये परिपथ के सीरीज में जोड़ने पर धारा नापेगा कि समांतर में जोड़ने पर धारा नापेगा? हाँ, सीरीज में जोड़ने पर धारा नापता है, यानी इसको परिपथ के किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ा जाता है। यानी जो एमीटर है परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है, परिपथ के सीरीज, परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है। एक सवाल और पूछता है जो एमीटर होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है कि लो होता है? चलिए लिख लीजिए सीधे आप, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब एमीटर के बारे में लिख रहे हैं एमीटर। तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए बताइए? उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? ये पूछेगा, हाई कि लो? हाँ, प्रतिरोध, इसका एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ निम्न होना चाहिए। आइडियल कितना होना चाहिए? आदर्श कंडीशन में शून्य हो जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन शून्य होगा नहीं, कोई भी धातु होगा कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होगा। समझ में आ गया ना? जैसे तांबा है तो सबसे आइडियल तो है, चांदी है सबसे आइडियल है। सबसे ज्यादा सुचालक कौन सा है? चांदी है विद्युत का, लेकिन उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना कुछ, इसलिए जीरो नहीं होगा, लेकिन आइडियल यानी थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए? जीरो हो जाए तो सबसे अच्छा, लेकिन ये संभव नहीं प्रैक्टिकली। तो इसलिए एग्जाम में जब आता है तो जीरो लिख के नहीं आता। अगर हाँ लिख दिया आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए तो शून्य, यानी निम्न होना चाहिए। अब निम्न में भी अगर शून्य है तो सबसे अच्छा है। क्यों ऐसा है? उच्च करने से क्या होगा? कोई बताएगा? अगर उच्च कर दें तो क्या होगा? हाँ, अगर उच्च कर देंगे, अभी सभी लगा कि सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज का मतलब जैसे एक तार आएगा आपका फेज और एक तार आएगा आपका न्यूट्रल, यही आता है ना। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी बल्ब जलाना है या पंखा चलाना है, ये हमने पंखा का सिंबल बना दिया। तो हमने कहा कि जो एमीटर होता है ये परिपथ के सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब बीच में लगाएंगे, यहां एमीटर लगाएंगे ऐसे, सीरीज यही है ना। समांतर होता है तो समांतर में ऐसे जोड़ते हैं। तो अगर सीरीज में लगा दिए हैं और इसका रेजिस्टेंस आप हाई कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है? धारा का विरोध करता है। ये तो होता है ना, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस धारा का विरोध करेगा। अब अगर रेजिस्टेंस इसका आर का मान ज्यादा कर देंगे आप तो अपने अंदर से धारा ही नहीं बहने देगा, और जब धारा ही नहीं बहने देगा तो ये पंखा ऑटोमेटिक स्लो चलेगा, और जब स्लो चलेगा तो शुद्ध या एक्यूरेट
रीडिंग नहीं दे पाएगा। रीडिंग एक्यूरेट तभी देगा जब ये पंखा अपने फुल रेटिंग पे चले। समझ में आ गया ना? इसलिए इसका मान, प्रतिरोध का मान नगण्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा करंट यहां से यहां तक आए, पंखा फुल रेटिंग पे चले। इसलिए आइडियल कंडीशन में इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है जो यंत्र का प्रतिरोध होना चाहिए। भाई जो यंत्र बना होगा उसका भी प्रतिरोध होगा ना, तो जो यंत्र होगा उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सबसे कम, ताकि पूरा धारा जाने दे। किसी को दिक्कत है यहां तक? अगला लिखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है बताइए? हाई स्कूल पढ़े हैं ना प्रतिरोध? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को रोके या धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये तो है ना। प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध, सीधे सीधे रोकने वाला। हाँ, जो धारा को रोके वही प्रतिरोध है। तो रोके कैसे? आदमी थोड़ा होगा, एक गुण होगा, नेचर होगा उसका। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी तार का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? यहां से 1 नंबर का सवाल हर शिफ्ट में एग्जाम में आता है। अभी जो ग्रुप डी का पेपर हो रहा है उसमें आप देखेंगे 1 नंबर का सवाल न्यूमेरिकल यहां से बनता है, थ्योरेटिकल भी। प्रतिरोध क्या है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। जहां पर आर क्या है? हाँ, आर ही है प्रतिरोध, आर है आपका प्रतिरोध। और यल क्या है? तार की लंबाई। यल है आपका लेंथ, लंबाई, तार की लंबाई, लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब होता है मोटाई है ना, तार कितना मोटा है। और रो क्या है? हाँ, रो है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब देखिए एग्जाम में क्या सवाल आता है, तो यहां से ये जो आर है, जो रो है, सॉरी रो, तो रो किस पर निर्भर करता है? एग्जाम में पूछेगा, रो निर्भर करता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता भी एक प्रकार का गुण है। प्रतिरोधकता जो होता है ये तार के लंबाई और चौड़ाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता, ये पदार्थ के प्राकृत पर निर्भर करता है, किसका बना है। समझ में आ गया ना? एक प्रकार का नियतांक होता है। तो जो प्रतिरोधकता होता है ये लिख लेना, ये किस पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्राकृत पर निर्भर करता है। यह पदार्थ की प्राकृत पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ के प्राकृत पर निर्भर करता है,
स्पष्ट लिखना, ना कि लंबाई और चौड़ाई पे। समझ में आ गया ना, क्योंकि एग्जाम में आदमी लंबाई और चौड़ाई लगा देता है। ना कि तार की लंबाई तथा चौड़ाई पर या मोटाई पर, लंबाई तथा मोटाई लिखेंगे, ना कि तार की लंबाई तथा मोटाई पर। प्राकृत का मतलब केवल तार किसका है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है, इस बात पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। हाँ, इसका मात्रक होता है ओम। दोनों में अंतर है ना, ये ओम का सिंबल है इसे। आर बराबर रो इंटू एल वाई है, यानी जो आपका आर है ये किस पर निर्भर कर रहा है, सीधे सीधे समानुपाती है यल के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है हाँ ए के, क्षेत्रफल के। यानी हम ये कह सकते हैं लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने से या तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ये चीज लिख लेना आप नोट करके, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आता है सीधे, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ाने से या मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटेगा। उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा मोटाई बढ़ाने से तार के प्रतिरोध का मान घटता है। देखिए दोनों में ये कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछेगा रेजिस्टिविटी का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर, रेजिस्टेंस का मात्रक तो केवल ओम। जो रेजिस्टेंस होता है ये लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, तार लंबा कितना है और मोटा कितना है दोनों पर निर्भर करेगा। जबकि जो रेजिस्टिविटी होगी ये केवल और केवल उसके नेचर पर निर्भर करेगा, किसका बना हुआ, उसका गुण क्या है। समझ में आ गया ना, दोनों पे निर्भर नहीं करता। तो एग्जाम में पूछेगा जो रेजिस्टेंस है किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई पर भी निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करता है। जबकि ये निर्भर नहीं करता, इसलिए हमने स्पष्ट लिख दिया कि ये लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा, ये दोनों पर करेंगे। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे पूछता है एग्जाम में, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, पहला ऑप्शन लिखेगा 2 गुना, दूसरा 3 गुना, तीसरा आधा और चौथा समान रहेगा। कौन सा लगाएंगे? 2 गुना। यानी जो लंबाई है, रेजिस्टेंस है, वो लंबाई के सीधे समानुपाती है। सीधे समानुपाती का मतलब लंबाई दुगुना तो रेजिस्टेंस दुगुना, लंबाई 3 गुना रेजिस्टेंस 3 गुना। और जो
क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती है, यानी लंबाई अगर मोटाई अगर दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक सवाल और आपसे पूछता है, एक तार की लंबाई को यदि खींच कर दोगुना कर दिया जाए, खींच कर दोगुना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना हो जाएगा, दूसरा है 4 गुना हो जाएगा, समान रहेगा, और इनमें से कोई नहीं, नोटा। क्या उत्तर हो सकता है इसका? और लोग बताइए। समान कैसे रहेगा? क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ाई होनी चाहिए, खींच के दुगुना किया गया, लिखा तो है। तार की लंबाई को यदि खींच कर 2 गुना कर दिया गया, यानी पहले 1 मीटर था, बाद में 2 मीटर कर दिया गया ना। लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, हम लिख दे रहे हैं, लिखिए इसका। ये कॉन्सेप्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीधे सीधे न्यूमेरिकल सवाल आता है, सही ना। जैसे अगर यही सवाल हम लोग नीट की परीक्षा में लगा दे तो वहां प्रूफ कर देते कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर केवल आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि आपका सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा और आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं सवाल को। तो नोट करके लिखना, यदि किसी तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा। तो सीधे सीधे अब कितना आ जाएगा? 4 गुना। यानी अगर तार को खींच के बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। समझिए, अभी आपने क्या पढ़ा? R बराबर आपने कहा R समानुपाती L, यानी अगर L का मान L ज्यादा होगा, ठीक ना, यानी लंबाई अगर ज्यादा होगा तो R का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपने कहा कि अगर R समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है, ये तो होता है ना, यानी अगर A का मान हम कम कर दें, A का मान कम कर दे तो भी R का मान ज्यादा हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर जब तार आप खींचेंगे तो दोनों कंडीशन एक साथ होगा ना। तार अगर वही तार है और आपने खींच के बड़ा कर दिया तो तार पतला भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, इसलिए सीधे सीधे स्क्वायर में चलेगा। अगर तार केवल डबल कर दिया जाता कि जैसे मार्केट से आप 100 मीटर तार लगाए, बाद में गए 100 मीटर और ले आए,
वही तार उसी साइज का, तो अब केवल मोटाई पे प्रभाव नहीं पड़ा, केवल लंबाई पे प्रभाव पड़ा। जब लंबाई में प्रभाव पड़ेगा तो दुगना लगाएंगे। लेकिन अगर उसी तार को आपने खींच के बढ़ा दिया तो लंबा भी होगा साथ साथ पतला भी होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लंबाई का भी डबल हो गया और चौड़ाई के कारण भी डबल हो गया, टोटल 4 गुना बढ़ गया। और जब सवाल ये सिद्ध करना होता है तो फिर आप तार को सिद्ध कैसे करते? पहले मान लेते कि कोई भी तार है, ठीक ना, उसका मतलब मोटाई r है, लंबाई l है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, सही है ना। उसके बाद फिर से इसको जब आप खींचेंगे तो क्योंकि आयतन तो बराबर होगा, मैथ लगाते पूरा, तार का आयतन बराबर हो, तो अगर आयतन बराबर है और लंबाई दुगना तो फिर r का मान कम होगा, तो 2 बार क्षेत्रफल में मतलब उसमें परिवर्तन आएगा, तो इसलिए 2 बार सीधे 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप इस फार्मूले पे रखते हैं r बराबर रो इंटू यल बाई ए, तो क्योंकि यल का मान तो 2 हो जाएगा लेकिन इसका मान 1/2 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब तो जब खींच के बढ़ाया जाएगा तो सीधे एन स्क्वायर गुना करेंगे, और अगर सीधे बढ़ाया गया है या आधा कर दिया गया है, हाँ, तो अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो जितना, हाँ, सीधे सीधे बढ़ेगा। तब अगर दुगुना किया गया होगा 2 गुना, 3 गुना किया गया 3 गुना। लग जाएगा सबका ये सवाल? अगला लिखिए ओम का नियम, या एक सवाल आप और बताइए पहले, फिर लिखिए ओम का नियम। एक सवाल बताइए, लिख रहे हैं। एक कार की मोटाई को यदि आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोधकता होगा। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा है 2 गुना, तीसरा है समान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 3 ही ऑप्शन मेन रूप से बनेंगे, चौथा बनेगा ही नहीं। कौन सा रहेगा? समान रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, जब प्रतिरोधकता पूछेगा तो समान ही लगाएंगे, क्योंकि लंबाई और मोटाई पे निर्भर नहीं करेगा। क्योंकि एग्जाम में अक्सर लोग यही गलती करके आते हैं, एग्जाम में वो पढ़े r बराबर रो इंटू यल बाई ए, कि लंबाई और चौड़ाई पर या मोटाई पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता का मान, रेजिस्टिविटी का मान, दोनों की इंग्लिश में भी अंतर है। रेजिस्टिविटी इसका इंग्लिश होता है, उसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। इसका मात्रक होता है ओम मीटर, जबकि उसका मात्रक केवल ओम होता है।